नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉन अकेडमी में स्वागत है। जिनका भी एग्ज़ाम अभी स्टार्ट हो चुका है उनके लिए शुभकामनाएं, और जिनका होने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट। तो चलिए, आज का हम क्रैश कोर्स देखने जा रहे हैं जो कि है इकोनॉमिक्स पर। तो हमारा आज का प्रश्न है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। तो यहाँ एक यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनका एक मापदंड है, एक मेजरमेंट है, और एक विश्व बैंक है यानी वर्ल्ड बैंक, जिनका एक अलग मापदंड है। क्या नापने का? विकास यानी कि डेवलपमेंट। विश्व बैंक क्या कहती है कि वो केवल आय के मापदंड को ध्यान देती है, ये इसको ज़्यादा महत्व देती है, परंतु यह मापदंड उचित नहीं है क्योंकि बेहतर जीवन जीने के लिए पैसे के अलावा यानी आय के अलावा और भी चीज़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए यूएनडीपी ने आय को तो अपनाया यानी कि प्रति व्यक्ति आय इसने चुना है, और साथ ही साथ अन्य पहलू जैसे कि लोगों का शैक्षणिक स्तर और लोगों का स्वास्थ्य स्तर, इनको भी जोड़ा है। यानी कि यूएनडीपी ने 3 चीज़ों को जोड़ा है। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा शैक्षणिक स्तर यानी लोग कितने पढ़े लिखे हैं, और तीसरा लोगों का स्वास्थ्य स्तर, लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ की जीवन प्रत्याशा कितनी है। जीवन प्रत्याशा करने मतलब लोग यहाँ पे एवरेज कितनी वर्ष जी रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। ये बेरोजगारी का एक प्रकार है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करना। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को गुप्त बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कोई क्षेत्र है जहाँ पे कई लोग लगे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं कोई खेत है जहाँ पे 5 लोग लगे हुए हैं। यहाँ 5 लोगों में से 2 लोग कहीं और चल जाते हैं, उसके बावजूद भी वहाँ की उत्पादकता में कमी नहीं होती है। यानी कि भारत में किसान उत्पादन के लिए पुराने ढंग का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि वे गरीब है, वे भूमि के स्वामी भी नहीं है। अगर खेती की आधुनिक तरीकों को अपनाया जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती, जबकि भूमि के किसी टुकड़े पर परिवार के 3 सदस्यों के स्थान पर 2 सदस्य ही काम चला सकते हैं, परंतु इसके अभाव के कारण ही तीनों सदस्यों को उस खेती पर काम करने पड़ता है। इस तरह उत्पन्न हुई बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या गुप्त बेरोजगारी कहते हैं। यानी कि 2 शब्दों में कहा जाए तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? यह एक ऐसा बेरोजगारी है जिसमें लोग लगे हुए तो हैं लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य होती है। ये कहाँ ज़्यादातर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर खेती करते हैं और खेती में ही ये ज़्यादातर दिखाई देता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्योंकि वहाँ बहुत से परिवारों के पास छोटे खेत होते हैं, परंतु उन पर परिवार के सारे सदस्य काम करते रहते हैं। जहाँ 2 व्यक्ति खेती के काम को पूरा कर सकते हैं, वहाँ 5 सदस्य लगे हुए हैं, परंतु सबके लिए वहाँ पूरा काम नहीं हो पाता है। तो ऐसे परिवार के 2 या 3 सदस्य यदि कहीं और काम कर ले, जैसे कि कारखाने में काम कर ले या खेती कार्य को मतलब काम कर ले, तो इससे खेती के कार्य को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जैसे कि एग्जांपल देते हैं, कोई 5 सदस्य वाला फैमिली है, इसमें से अगर 2 व्यक्ति कि कहीं और काम करने लगे तो यहाँ जो उत्पादकता हो रही है उसमें कोई कमी नहीं होगी। यानी कि अगर ये खेत पहले 5 लोगों के साथ 100 kg गेहूँ उत्पादित कर रहा था, तो अगर ये 2 लोग कहीं और भी चल जाते तो उसके बावजूद ये 100 kg ही उत्पादित कर रहा है। यानी कि इसकी उत्पादकता में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। ठीक है, तो ऐसी बेरोजगारी, ये जो 2 लोग थे, ये 2 लोग क्या थे? प्रच्छन्न बेरोजगार थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती है। यानी कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच में क्या आप विभेद कर सकते हैं? कैसे करेंगे? अपने शब्दों में व्याख्या करिए। तो परिस्थितियों के आधार पर 2 तरह के क्षेत्र होते हैं, एक संगठित और एक असंगठित। संगठित कहने का मतलब क्या है कि जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है तथा लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है, यानी कि वो क्या काम करने वाले उनको पता होता है, तो ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र के उद्यम सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। तो यहाँ पे वर्ड याद रखिए कौन कौन सा। यहाँ अवधि नियमित है, ये यहाँ काम क्या है? सुनिश्चित है। यहाँ पर सरकार द्वारा पंजीकृत हुआ है, ये सरकारी नियमों का और विनियमों का भी अनुपालन करते हैं। तो ये संगठित क्षेत्र की विशेषताएं हैं। असंगठित क्षेत्र में क्या है? यहाँ अवधि अनियमित है, यानी कि कितने घंटे काम करना है ये फिक्स नहीं है। लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता है, यानी कि वहाँ के लोगों को कोई भी काम करवाया जा सकता है। ऐसे उद्यमों का सरकार द्वारा पंजीकरण भी नहीं होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन भी नहीं होता है। तो ये है असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र का उदाहरण में बोला जाए तो कोई कंपनी हो सकती है, कोई सरकारी कार्यालय हो सकता है, कोई होटल हो सकता है। ठीक है, असंगठित जहाँ पंजीकरण नहीं हुआ, जैसे कहीं पे काम करने वाले मजदूर हैं, कहीं पर काम करने वाले मतलब किसान हो गए। ठीक है, ये सब असंगठित क्षेत्र है जहाँ पे सरकार का नियम नहीं पालन होता। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सेम वही क्वेश्चन है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के रोजगार परिस्थितियों की तुलना करना है। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए। संगठित क्षेत्र में जबकि विशेष नियमों का पालन होता है जिसके कारण श्रमिकों के हितों मतलब उनके लाभ की रक्षा हो जाती है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसे किन्हीं विशेष कानूनों का पालन नहीं होता है। इससे पहले हम देखे थे कि सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन संगठित क्षेत्र में होता है, जबकि ये जो असंगठित क्षेत्र है यहाँ नहीं होता। सेम वही है।
संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को उचित वेतन और वह भी ठीक समय पर मिल जाता है, परंतु असंगठित क्षेत्र में ऐसा कम ही हो पाता है। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों की नौकरी प्रायः पक्की होती है, प्रायः पक्की मतलब वो अस्थायी होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, उन्हें कभी भी काम से निकाला जा सकता है, थोड़ी सी गलती और उन्हें काम से निकाल दिया गया। ये क्या है? ये असंगठित क्षेत्र का पहचान है। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों को सरकारी नियमों के अंतर्गत वेतन और अतिरिक्त भविष्य निधि, चिकित्सीय और अन्य भत्ते और वेतन सहित छुट्टियां भी मिल जाती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, यानी कि उन्हें ना तो भविष्य निधि का मिलता है, ना ही चिकित्सा का भत्ता मिलता है। भत्ता मतलब एक तरह का अतिरिक्त पैसा। साथ ही साथ यहाँ पे वेतन के साथ साथ छुट्टियां मिलती हैं। अगर असंगठित क्षेत्र में आप छुट्टी मनाते हैं तो आपको उस समय वेतन नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो पैसा मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। ये असंगठित क्षेत्र में ऐसा होता है। संगठित क्षेत्र में रिटायर होने के बाद पेंशन आदि भी मिल जाता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं होता। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में थोड़ा बहुत हम जान चुके हैं। खुली बेरोजगारी क्या है? जो बेरोजगारी हमें साफ तौर पे दिखाई देती है। बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को देखे होंगे, भैया को देखे होंगे जो इसी तरह से घूमते रहते हैं, वो कोई काम नहीं करते हैं, तो वो खुली बेरोजगारी की पहचान है। तो इस तरह की बेरोजगारी के अंतर्गत लोग पूर्णतः बेरोजगार होते हैं, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी में लोग नियोजित तो दिखाई देते हैं, प्रतीत मतलब दिखाई देना, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल बताए थे, 2 लोग जो खेती छोड़ करके कारखाना में काम करने लगे, वो क्या थे? वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार थे। खुले बेरोजगारी, इसके अंतर्गत एक भी व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी किसी काम में लोग आवश्यकता से अधिक लगे होते हैं तो उसे कहते हैं। खुले बेरोजगारी में बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादातर मिलती है, जबकि प्रच्छन्न बेरोजगारी ज़्यादातर कृषि क्षेत्रों में मिलती है। इस प्रकार बेरोजगार लोगों का गणना स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। यहाँ स्पष्ट रूप से यहाँ पे गणना यानी कि गिनती नहीं की जा सकती कितने लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी में शामिल हैं। तो ये हो गया खुली बेरोजगारी वर्सेस प्रच्छन्न बेरोजगारी का अंतर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, ये बताना। दोहरे संयोग की समस्या। अब दोहरा संयोग क्या है? दोहरा संयोग मतलब पहले वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय मतलब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को लेना, यानी कि वस्तुओं का लेन देन को ही कहते हैं वस्तु विनिमय। तो वस्तु विनिमय में ही ये दोहरा संयोग का प्रॉब्लम यानी समस्या आता था। यानी वस्तु विनिमय व्यवस्था में चीज़ों का आदान प्रदान चीज़ों से ही होता था और उसमें मुद्रा का प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी, परंतु ऐसा करना कितना कठिन है यह एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये उदाहरण देखिए क्या है। एक जूता बेचने वाला गेहूँ खरीदना चाहता है। पहले तो उसे जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजना पड़ेगा, फिर उसे यह देखना पड़ेगा कि एक ऐसा व्यक्ति कहाँ है जो एक तरफ से जूता खरीदना चाहता है और दूसरी तरफ से गेहूँ बेचना चाहता है। इस प्रकार इस लेन देन में संयोगों की आवश्यकता होती है। संयोग मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पर ये दोनों चीज़ होते हो। पहले तो जूता खरीदने वाला व्यक्ति खोजा जाए और दूसरे वह गेहूँ बेचने के लिए तैयार हो, ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ेगा। परंतु मुद्रा के केस में ऐसा नहीं होता। मुद्रा के प्रयोग से जूता बनाने वाला किसी को भी अपना जूता बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और मुद्रा से वो जहाँ चाहे वहाँ गेहूँ खरीद सकता है। ऐसे में मुद्रा दोहरे संयोग की समस्या पैदा नहीं होती है और अपने आप समस्या हल हो जाती है। तो इस तरह से मुद्रा क्या करती है? दोहरे संयोग की समस्या को हल करती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है और यह क्यों जरूरी है, यह देखना। तो हमारा पहला पॉइंट है कि हर बैंक अपने पास जमा पूंजी यानी कि जो उनके पास पैसा आता है, जो हम डिपॉजिट करते हैं, उसका एक न्यूनतम राशि अपने पास रखता है। यानी कि मान लेते हैं कि अगर 100 रुपये पूरे पब्लिक ने मिल करके उस बैंक में किसी बैंक में भी जमा किया है, तो उसका 15 रुपया यानी कि 100 में से 15 रुपये क्या करेगा? अपने पास जमा रखेगा, बाकी 50 रुपये वो किसी को ऋण के रूप में दे सकता है। ठीक है, ये जो 15 रुपये बचा के रखा है इसको कहते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, और SLR। ठीक है, ये जो 2 नाम है CRR और SLR, ये अभी आपको नहीं पढ़ने, ये आपको 11 में काम आएगा। तो हमारा पॉइंट था कि ये क्यों जरूरी है। तो RBI इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक वह न्यूनतम राशि अपने पास रखती है कि नहीं रखती है। ये जमा रखना जरूरत क्यों है? इसका जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर मान लेते कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए जहाँ पे लोगों को पैसे की अपनी आवश्यकता हो और अचानक से सभी लोग बैंक में आकर अपने पैसे की मांग करने लगे, तो इस स्थिति में अगर बैंक के पास एक भी पैसा नहीं होगा, सबके सब यानी 100 के 100 वो ऋण में लौटा देगा, तो ऐसी स्थिति में वो बैंक अपने ग्राहकों को यानी कि अपने कस्टमर्स को पैसा दे नहीं पाएगी। जब दे नहीं पाएगी तो ऐसी स्थिति में माना जाएगा कि ये क्या, बैंक असफल हो गई, ये बैंक फेल हो गई है लोगों के जमा राशि वापस करने में। ऐसे में लोग कंटिन्यू क्या करेंगे? बहुत सारे केस उस बैंक पे करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए खराब होगा। तो न्यूनतम राशि लोगों के लिए रखना पड़ता है सभी बैंकों को, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, सभी को
अब हमारा अगला पॉइंट है कि रिजर्व बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाले इकाइयों यानी कंपनियों और व्यापारियों को तो ये ऋण नहीं दे रही है। यानी कि बैंक यह ध्यान रखता है कि केवल जो लाभ कमा रहे हैं उन्हीं को तो नहीं दे रहा ऋण, जो प्रॉफिट अभी नहीं कमा रहे, अभी जो लगी है, क्या उनको ऋण दे रहा है कि नहीं दे रहा है, छोटे किसानों को ऋण दे रहा है, छोटे उद्योग चलाने वालों को ऋण दे रहा है, या छोटे ऋण प्राप्त करने वालों को ऋण दे रहा है या नहीं, ये देखना काम रिजर्व बैंक का यानी कि आरबीआई का। आरबीआई यह भी देखती है कि विभिन्न बैंकों से निरंतर जानकारी प्राप्त हो रही है कि नहीं, यानी कि वे किन किन को कर्ज दे रहे हैं, कि वहाँ का ब्याज दर कैसा है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, कोई ठगा तो नहीं जा रहा है। यह सब भी नज़र रखना किसका काम है? आरबीआई का। अगर मान लेते कि इसमें से किसी में भी कोई फॉल्ट आता है तो क्या होगा? आरबीआई उस बैंक पर पेनल्टी लगाएगी, यानी कि आरबीआई उस पर सजा लगाएगी। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, ये बताना। औपचारिक मतलब ऑफिशियल यानी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या स्रोत, और अनौपचारिक मतलब ऐसी संस्था जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें अंतर क्या है, ये बताना। तो पहला देखते हैं ऋण के औपचारिक स्रोत। औपचारिक मतलब जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अंतर्गत ऋण के वे स्रोत शामिल है जो सरकार द्वारा पंजीकृत है। पंजीकृत मतलब रजिस्टर्ड है। इन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का पालन करना पड़ता है। ये स्रोत कौन से है? ये बैंक है, सहकारी समितियाँ। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज पर नजर रखता है। जैसा कि अभी देखे थे, बैंकों पर नजर रखने का काम आरबीआई का है। साथ ही साथ सरकारी समितियों पर भी आरबीआई नजर रख सकती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी है। किसका? औपचारिक स्रोतों का। यह समानता ऋण के अनौपचारिक स्रोतों की अपेक्षा ब्याज दर क्या होती है? इनकी कम रहती है, यानी कि औपचारिक स्रोतों का ब्याज दर भी कम होता है। ये कोई अनुचित शर्त नहीं लगाते, यानी कि अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो मैं आपका 10 बैल ले लूँगा, 50 एकड़ का जो जमीन है वो हड़प लूँगा, ऐसा कोई अनुचित शर्त नहीं लगाता। जबकि अनौपचारिक स्रोतों का क्या बात है वो देखते हैं। इसके अंतर्गत वे छोटी और छिटपुट इकाइयाँ शामिल होती है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, यानी कि ये सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होती। ये तो समझ में आ गया, यानी कि सरकार द्वारा ये पंजीकृत भी यानी रजिस्टर्ड भी नहीं है। यद्यपि इनके लिए भी सरकारी नियम और विनियम होते हैं, परंतु इनका पालन ये नहीं करते हैं। ये स्रोत कौन से? तो साहूकार यानी कि ज्वेलर्स, व्यापारी, नियोक्ता मतलब मालिक, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, ये सभी के सब क्या है? अनौपचारिक स्रोत है। वहाँ तो आप नहीं मांगते हो कि आप हमको कागज़ पे लिख के दीजिए। अनौपचारिक क्षेत्र में ऐसा कोई संगठन नहीं है जो ऋणदाताओं के ऋण क्रियाओं का निरीक्षण करता हो, यानी कि ऋणदाता किस तरह से ऋण दे रहे हैं ये देखने के लिए वहाँ पे कोई संस्था काम नहीं कर रही है। इनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। जबकि हमने इसे पहले देखा था औपचारिक स्रोत में उनका काम लाभ कमाने के साथ साथ सामाजिक कल्याण भी होता है, लेकिन इनका केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य क्या है? केवल लाभ कमाना। ये औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में ऋणों के ब्याज दर क्या होगा? इनका ऋण दर ब्याज दर ज़्यादा होगा। ये उचित ब्याज दरों के अतिरिक्त अन्य कठोर शर्तें भी लगा सकते हैं। जैसे कि मान लेते कोई व्यापारी है, व्यापारी कोई छोटे व्यापारी को ऋण दे रहा है, तो वो बोल सकता है कि जो भी माल आप उत्पादित करोगे, जो भी आप माल लाओगे कहीं से, वो हम ही को बेचोगे तभी हम ऋण देंगे। तो ये क्या है? एक तरह का शर्त दिया गया, एडिशनल शर्त, जिसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह का बात यहाँ पे हो सकता। तो ये दोनों में अंतर है, औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में। अब हमारा अगला प्रश्न है कि देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका होती है, ये बताना। तो देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक से ही हमें ऋण प्राप्त होता है और ऋण से कोई भी कंपनी या कोई भी व्यापार आसानी से किया जा सकता है, जो कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल होता है। तो पहला पॉइंट है कि बैंक में लोग अपनी बचत को जमा करते हैं। अब बचत को जमा करने से चोरों से भी सुरक्षा हो जाती है, ये भी एक फ़ायदा ही है। जहाँ उस पर ब्याज प्राप्त होता है और पैसा सुरक्षित भी रहता है, यानी कि एक तो पैसा आपका कहीं पे जमा भी है और उसके ऊपर से आपको ब्याज भी मिल रहा है। तो ये फ़ायदा ही एक तरह से। बैंक ज़रूरतमंदों को ऋण देकर उनके आर्थिक विकास का मार्ग भी प्रशस्त करता है, यानी कि दुरुस्त करता है, यानी कि सुधार करता है। बैंकों में अधिक लोग काम में लगे होते हैं, तो इससे क्या होता है? एक प्रकार का बेरोजगारी की समस्या भी हल हो गई, यानी कि रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। अगला है कि बैंक देश की मुद्रा का परिचालन को नियंत्रित करता है, यानी कि मुद्रा किस तरह से कहाँ जा रही है यह भी नियंत्रित करने का काम एक तरह से देखा जाए तो बैंक कर रही है। तो ये सभी है देश के अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह से मध्यस्थता का काम करता है, यानी कि एक तरफ है अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग, एक तरफ है कम मुद्रा वाले लोग, और इनके बीच में है बैंक। तो ये बैंक किस तरह से मध्यस्थता कर रहा है ये बताना है इस प्रश्न में, ठीक है। तो इसका आंसर है कि साधारणतः 2 प्रकार के लोग बैंकों में जाते हैं। एक तो वे जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, यानी कि पैसा बहुत ज़्यादा हो, और दूसरा जिन्हें धन की जरूरत है, यानी कि जिनके पास पैसा की कमी हो। बैंक इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच मध्यस्थता प्रदान करता है। जिनके पास अतिरिक्त धन होता है, ऐसे जमाकर्ताओं को बैंक सूद देते हैं। सूद मतलब यहाँ ब्याज है, और इन्हें धन की जरूरत होती है, उनसे बैंक सूद प्राप्त करता है। यानी कि मान लेते हैं कि एक व्यक्ति आया जिसके पास 100 रुपये था, वो क्या करेगा? बैंक में जमा कर देगा। अब जमा किया तो उसके बदले में इसको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा, ठीक है। ये ब्याज क्या होगा? कम होगा, यानी कि मान लेते हैं कि इसका 3% ब्याज की दर से इसको पैसा मिल रहा है, ठीक है, इस अतिरिक्त वाले को। ये मिस्टर ए मान लेते हैं। उसी तरह से एक मिस्टर बी है,
उसको 100 रुपये नहीं, उसको मान लेते हैं 80 रुपये ही से केवल चाहिए। तो ये जो 100 रुपये इसके पास जमा होता है बैंक के पास, ये 100 रुपये क्या करेगा, इस 100 रुपये में से ये 80 रुपये से दे देगा, बदले में बी क्या करेगा, इसे ब्याज देगा। ठीक है, ये ब्याज देगा और ये ब्याज की दर क्या होगी, ये जो सेविंग यानी कि बचत पर जो ब्याज दे रहा है उससे ज़्यादा होगी, मान लेते हैं कि ये 7%। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो बी है, बी ज़्यादा ब्याज दे रहा है, जबकि बैंक ए को कितना ब्याज दे रहा है, 3%। इन दोनों के बीच में जो अंतर है यानी 7 में से 3 गया, तो ये जो 4% का अंतर है यही क्या है, बैंकों का लाभ है, प्रॉफिट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो धन कर्ज लेने वालों से बैंक सूद की ऊँची दर लेता है। जैसे बताएं, जो कर्ज लिया है उससे बैंक क्या करता है, ज़्यादा ब्याज लेता है, जबकि जमाकर्ताओं को सूद कम देते हैं, यानी कि वो कम दर देते हैं, ब्याज कम देते हैं। और इस प्रकार उनके पास जो धन बच जाता है वे उससे अपना काम चलाते हैं। बैंकों की मध्यस्थता से सब वर्गों का कल्याण हो जाता है और साथ में बैंकों का भी कल्याण हो जाता है, यानी फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका का बताना है। ठीक है, यहाँ मुद्रा की भूमिका है, तो एक मोटे तौर पे देख लेते हैं कि उपभोग में मुद्रा की भूमिका क्या है। तो मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। ठीक है, इसलिए अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुद्रा के बदले वस्तुओं और सेवाओं का क्रय कर सकते हैं। ये क्या है, उपभोग का तरीका है। तो मुद्रा क्या है, एक माध्यम है, विनिमय का माध्यम। दूसरा है व्यापार में मुद्रा की भूमिका। मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रियाएं सरलतापूर्वक की जाती है, क्योंकि मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं का क्रय करके उन्हें दूसरे स्थान पर विक्रय किया जा सकता है ना। वस्तु विनिमय में ऐसा पॉसिबल नहीं था, इतनी आसानी से हो जाए। अगला है कि बजट निर्माण में मुद्रा की भूमिका। अब सरकारी व्यय हो या प्राप्ति हो, उसका माप किसमें किया जाता है, मुद्रा का। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, माप के लिए मुद्रा का प्रयोग, ये भी एक पॉइंट बन सकता है इसमें, जिसके द्वारा करों की दर, ऋण पर ब्याज वगैरह वगैरह सब सरलतापूर्वक बनाई जाती है, यानी कि बजट को मुद्रा में ही प्रदर्शित किया जाता है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय का मापन, वो भी मुद्रा में ही किया जाता है, यानी कि मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन है और जीवन स्तर का प्रदर्शित भी करना मुश्किल है। उत्पादन में मुद्रा की भूमिका। उत्पादन प्रक्रिया में एक उद्यमी उत्पादन के विभिन्न संसाधनों की सेवाओं के बदले मुद्रा भुगतान करता है। अगर सेवाओं के बदले सेवा या फिर वस्तुओं के बदले वस्तु का समय रहता तो ऐसा करना मुश्किल हो जाता। मुद्रा की अनुपस्थिति में उत्पादन के साधनों को पारितोषिक प्रदान करना कठिन हो जाता है। पारितोषिक मतलब उसके बदले उसी के समान मूल्य का कोई भी चीज़ प्रदान करना, ये क्या है, मुश्किल हो जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण मतलब भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हैं ये बताना। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ जोड़ना, यानी कि किस तरह से जोड़ना, व्यापार के आधार पर, पूंजी के आधार पर, तकनीक, श्रम, सेवाओं, ये सब मुक्त प्रवाह में फ्री फ्लो। इसमें कोई सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, इसमें केवल डिमांड और सप्लाई का बात होगा। तो इसके साथ जोड़ना या समन्वय करना, इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण या निजीकरण के साथ होता है। वैश्वीकरण की अवधारणा निम्नलिखित तथ्यों पर निर्भर करती है कि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह हो रहा है या नहीं, विदेशी निवेश और अथवा पूंजी का मुक्त प्रवाह हो रहा है या नहीं, टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह होना, टेक्नोलॉजी मतलब तकनीक का, विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का मुक्त प्रवाह होना है, श्रम मतलब मजदूरों का। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। 1991 में आई नई आर्थिक नीति बनने के बाद भारत में वैश्वीकरण को भी प्रोत्साहन मिला है। तो ये भी याद रखिए कि भारत में नई आर्थिक नीति कब आई थी, तो 1991 में। नई आर्थिक नीति को क्या किस मॉडल के नाम से जानते हैं, तो LPG मॉडल। ठीक है, L का मतलब लिबरलाइजेशन, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा, ये बताना है। तो श्रम कानूनों में लचीलापन अनेक प्रकार से मदद करेगा। पहला क्या है कि संगठित क्षेत्र में की कंपनियों को श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु हाल के वर्षों में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अनेक नियमों से छूट की अनुमति मिल गई, यानी कि अब उन्हें नियमों का ज़्यादा चिंता करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि श्रमिकों का सुरक्षा जरूरी है, तो वो उतना तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है श्रम लागत को कम करने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को छोटी अवधि के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने की भी अनुमति अब मिल गई है। पहले क्या होता था कि लोग श्रमिकों को एक बार ले लेने के बाद कई वर्षों तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनी की छोटी अवधि के लिए भी श्रमिकों को हायर यानी कि किसी काम में नियोजित कर सकते हैं। इसके कारण काम के दबाव कम होते ही ये कंपनियां ऐसे अस्थायी सदस्यों की छंटनी भी कर सकता है, इसके लिए अलाउड हो गया है, यानी कि इसके लिए ये समर्थ हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन को अपने शब्दों में व्याख्या करना। तो वैश्वीकरण आपको पता है ग्लोबलाइजेशन, तो इसका प्रभाव एक समान नहीं है, ये भी बताना। तो इसमें कुछ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या है देखते हैं। तो पहला ये है कि शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव लाभप्रद है, यानी कि पॉजिटिव पड़ा है। कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों का भी इस पर प्रभाव क्या है, पॉजिटिव ही है, यानी कि ये जो वैश्वीकरण है इनके कारण बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां आई है, जिसके कारण कुशल और प्रशिक्षित श्रमिकों को आराम से रोजगार मिल गया है। अब जब नई प्रोडक्ट आए हैं
मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा, तो इससे उपभोक्ताओं को भी लाभ मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई है। ठीक है, स्थानीय कंपनी क्या करती है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है, जिससे कि स्थानीय कंपनियों को भी लाभ हुआ है। सूचना प्रौद्योगिकी, डाटा एंट्री, लेखांकन, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग सेवाओं इससे भी लाभान्वित हुए हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होने से इन सभी को फायदा मिला है। अब कुछ नेगेटिव है, नकारात्मक प्रभाव है, वो भी देख लेते हैं। नकारात्मक या ऋणात्मक प्रभाव में है कि छोटे विनिर्माताओं पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, क्योंकि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो कई राष्ट्रों से अपने सामान को असेंबल करवा के भेजती है, जिसके कारण उनका लागत क्या होता है, कम होता है। जबकि छोटे विनिर्माताओं के साथ ऐसा नहीं है, वो एक ही जगह बनाते हैं, जिसके कारण इनका कॉस्ट ज़्यादा होता है। तो लोग क्या कहते हैं, ये कम कॉस्ट वाले वस्तुओं को ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये एक तरह का नुकसान है छोटे निर्माताओं के लिए। कई छोटी इकाइयाँ बंद हो गई हैं, ये जो अब लोग खरीद नहीं रहे हैं, उनके सामान पड़े रह रहा है, तो अब छोटी इकाइयाँ क्या होगी, बंद हो जाएगी, जिससे कि वहाँ काम करने वाले लोग भी क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। छोटे कुटीर उद्योग धंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। ठीक है, तो ये सब है इसके नुकसान। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विदेश व्यापार और विदेश निवेश में क्या अंतर है। विदेश व्यापार यानी कि क्या होता है और विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है, ये देखना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा परिसंपत्तियों मतलब उनके एसेट्स, भूमि है, भवन है, मशीन है, अन्य उपकरण को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो ये सब सामानों को खरीदा जाता है, तो इसके बदले वो पैसा देते हैं, तो उस पैसे को कहते हैं विदेशी निवेश। सरकार अपने देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करती है। सरकार चाहती है कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी निवेश हो, क्योंकि इससे देश में आय और रोजगार में वृद्धि होगा। इसके विपरीत विदेशी व्यापार में क्या होता है कि जिसके अंतर्गत उत्पादित माल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत आयात निर्यात दोनों ही होता है। ये याद रखिए कि विदेशी निवेश का मतलब क्या होता है, केवल विदेशी कंपनियों द्वारा वस्तुओं का खरीदना, जबकि विदेशी व्यापार में क्या होता है कि वस्तुओं का आयात और निर्यात हो। किसी भी देश का यह प्रयास होता है कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत निर्यात बढ़े, यानी कि हम ज़्यादा बिक्री करें, यानी कि बेचें, और आयात कम करें, ताकि इससे विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सरकारें अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रयास क्यों करती है। जैसे कि इससे पहले प्रश्न में था कि आय और रोजगार इससे बढ़ता है, तो इसके अलावा देखते हैं। पहला है कि विदेशी निवेश से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियां आएगी, अपनी पैसा लगाएगी, तो नई इकाइयाँ स्थापित होगी, नई यूनिट बनेंगे, जिसके कारण रोजगार की मांग भी बढ़ेगी, तो रोजगार एक पैदा होगी। इससे उत्पादन में न केवल वित्त बल्कि प्रबंधकीय और तकनीक विशेषज्ञ और नई प्रौद्योगिकी भी प्राप्त होगी। नई प्रौद्योगिकी मतलब नई टेक्नोलॉजी। जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो अपने साथ कुछ नई तकनीक, नई प्रौद्योगिकी भी लाती है, जिससे कि देश को फायदा होता है। अगला है स्थानीय कंपनियों को परिवहन और प्रशिक्षण एजेंटों जैसे सहायक सेवाओं में अधिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग को भी प्रेरित करती है। यानी कि इसके कारण क्या हो सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी और देश के जो स्थानीय कंपनी, इसके बीच में एक अच्छा संबंध बन सकता है। अगला है कि विदेशी निवेश से प्राप्त लाभों का एक भाग समानता संबंधित उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण में निवेश किया जाता है, जिससे यह भी एक तरह का फायदा है, जिससे कि लोगों का और ज़्यादा फायदा हो सकता है, लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा है कि विदेशी निवेश से प्राप्त सामाजिक प्रतिफल मतलब रिजल्ट, उनसे प्राप्त निजी प्रतिफलों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। यानी कि सामाजिक प्रतिफल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के लिए, जो कि ये विदेशी निवेश से मिलता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई कंपनी अपना नया इकाई भारत में खोल रहा है, तो इसका सामाजिक प्रतिफल क्या होगा, रोजगार मिलेगा। रोजगार उन्हीं को मिलेगा जो पढ़े लिखे होंगे, जिसके कारण ये होगा कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे। अब जो लोग पढ़ेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, इस कंपनी में रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तरह से ये क्या है, एक तरह का सामाजिक प्रतिफल ही है ना। जबकि निजी प्रतिफल क्या होगा, केवल लाभ कमाना। इसका लाभ क्या उद्देश्य है कि यहाँ पे एक नया इकाई खोले तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जबकि इसका सामाजिक प्रतिफल इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। अगला है कि सरकारें विदेशी फर्मों के लाभ पर कर लगाकर और रियायत समझौते से रॉयल्टी द्वारा राजस्व प्राप्त करती है, यानी कि इससे सरकार को भी फायदा होता है। ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में पता लगाना। तो नॉर्मल है कि उपभोक्ता आंदोलन क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि इन्हें सही सामान नहीं मिलेगा, यानी कि खाद्य पदार्थ की कमी होगी, जमाखोरी। अच्छा, खाद्य पदार्थ की कमी से कैसे ये स्टार्ट हुआ उपभोक्ता आंदोलन। जब खाद्य पदार्थ की कमी होती है तो इसका मतलब है कि उस वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी एक तरह का क्या है, कालाबाजारी के जैसा ही है ना। तो कमी होगी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये सभी समस्याओं का हल करने के लिए भारत में उपभोक्ता आंदोलन एक व्यवस्थित रूप से स्टार्ट हुआ 1960 के दशक में। इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि उत्पादकों और विक्रेताओं के अनैतिक और अनुचित व्यवसाय कार्यों पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। तो ये था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब 1970 के दशक में अनेक उपभोक्ता संगठनों का गठन किया गया। संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि समूहों का गठन हुआ। इन संगठनों द्वारा बृहद स्तर पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित आलेखों का लेखन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, यानी कि उससे संबंधित आंकड़ों को दिखाया गया कि कितनी ज़्यादा मात्रा में मिलावट हो रही है, कितनी कालाबाजारी हो रही है, कितनी मात्रा में
कमी होने के कारण उसके किसी वस्तु के दाम में वृद्धि देखी जा रही है। आगे चलकर सड़क यात्री परिवहन में भी अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन दुकानों में होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया गया, यानी कि एक नया दल बनाया जो कि यह देखता था कि कहाँ कहाँ अनुचित कार्य हो रहा है। इसके अलावा यह उपभोक्ता आंदोलन का ही परिणाम था कि 1986 में भारत में सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा कानून यानी कि अधिनियम लागू किया गया, जो सामान्य रूप से कोपरा के नाम से जानते हैं। यह अधिनियम उपभोक्ताओं की सुरक्षा की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। तो ये कोपरा है। कोपरा का फुल फॉर्म क्या होता है फिर? कोपरा यानी कि इतना समझ में आ गया ना, ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम है। तो ये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम का ही इंग्लिश नाम है, यानी शॉर्ट में नाम है, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कोपरा का CO यहाँ से लिया गया, PR यहाँ से लिया गया और ये है। तो ये है कोपरा। कब लागू किया गया? 1986 में। तो ये भी याद रखिए कि कोपरा एक्ट कब स्टार्ट हुआ? तो 1986। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेम वही है कि क्यों जरूरत पड़ी। तो सेम वही है कि बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, मिलावट हो रहा था, ठगी हो रहे थे, काली बाजारी हो रही थी, कमी हो रही थी, यही सब जरूरत है। तो पिछले क्वेश्चन में देखेंगे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 में दिए गए उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन करें, यानी कि उपभोक्ताओं का क्या क्या अधिकार है ये बताना है। तो कोपरा में यानी कि उपभोक्ता सुरक्षा कानून 1986 के अंतर्गत कुल 6 अधिकार दिए गए। ये 6 अधिकार कौन कौन से हैं? तो उनमें पहला है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। तो ये है सुरक्षा का। दूसरा है सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत गुणवत्ता यानी क्वालिटी, मात्रा यानी क्वांटिटी, शुद्धता यानी कि प्योरिटी और पैसा कितना लगेगा ये देखने में मिलता है। तो ये है सूचना का अधिकार। चुनने का अधिकार। विभिन्न वस्तुओं को देख परख करके कौन सा वस्तु लेना है, कौन सा मेरे लिए फ़ायदा होगा, ये भी अधिकार दिया गया है इस अधिनियम के तहत। आप मतलब देखते ही होंगे कि आपको जो पसंद नहीं आता आप छोड़ देते हो, और आपको छोड़ने का हक भी है ना। आपको केवल अच्छी चीज़ों का चुनने का अधिकार है। अब अगला है सुनवाई का अधिकार, यानी कि उपभोक्ता के हितों यानी लाभ से जुड़े हुए उपयुक्त संस्थान और संगठन उपभोक्ता की समस्याओं पर पूरा ध्यान दे, ये है इसका अधिकार। ये संगठन और संस्थाएं कौन सी है? ये उपभोक्ता अधिनियम में दी हुई संस्थाएं हैं। इसके अलावा शिकायतें निपटाने का अधिकार। उपभोक्ताओं के शोषण और उनकी अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान के लिए आप कहाँ जा सकते हो? आप कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट से पहले आप वहाँ के संस्था से बात कर सकते हो। ठीक है, वहाँ संस्था में भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है तो आप जाकर के कोर्ट में आप केस कर सकते हो। और कौन सा कोर्ट? तो कंज्यूमर कोर्ट। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता कोर्ट। अगला है उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार। अब इसमें क्या है? उपभोक्ता के हित से जुड़े हुए जितने भी प्रसंग है, वस्तुएं हैं, इनकी जानकारी देना शामिल होता है। तो ये 6 अधिकार आपको दिए जाते हैं। तो ये हो गया आज का प्रश्न खत्म। यहाँ पे हमारा क्लास भी होता है खत्म। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।